अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया एक यूनिवर्सिटी है, एक दर्सगाह है, एक मकतब है। और हमें अपनी पैदाइश से लेके लहद तक उतरने तक, कब्र तक, हमें मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे लेसन्स मिलते हैं, सबक मिलते हैं। हमें बहुत सारी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। अब मसला यह है कि दो चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आपने इसको अच्छा बनाना है, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से सीखना है, अपने मख्फी राज जो कुदरत के हैं उसको अफशा करना है, उसको उसको मालूम करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपका समझने वाला दिल होना चाहिए और देखने वाली आंख होनी चाहिए। अब जो समझने वाला दिल और देखने वाली आंख है, इस पे भी आज हम एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है उनसे हम बात करेंगे, जो कि हमारे अनसंग अचीवर्स हैं। उनको बहुत ज्यादा उनके अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उनको उस तरीके से वाइडली अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा जैसे हम अदाकारों को करते हैं, जैसे हम बड़े बड़े जो है वो सिंगर्स को करते हैं, क्रिकेटर्स को करते हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम मकसद ये करना चाह रहे हैं कि अपने यूथ, खास तौर पे जो हमारी तकरीबन 64% पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज में है, तो हम तकरीबन उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ज्यादा टारगेट है हमारा 15 से लेकर 30 साल तक के लोग। वो तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख बनते हैं जो रिसेंट सर्वे के मुताबिक, जो हमारे सेंसस है। तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स को भी कर रहे हैं, और आम आवाम के लिए भी कोशिश करेंगे कि उर्दू में ही हम ज्यादा ज्यादा कन्वर्सेशन करें। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपको बताएं कि एक बुक है जिसका मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, वो मैं पढ़ के आया, उसका नाम है तरक्की की राहें, जो कि नुमान साजिद साहब ने लिखी। और इसी एपिसोड के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए खास तौर पर मैंने पढ़ी, क्योंकि वो जो पर्सनैलिटी है वो उन्होंने इन चीजों पर अमल किया है। और एक बुक में जो आज की रिसेंट है वो है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। वो ऑडिबल बुक है, मुझे अवेलेबल थी, वो जिम रॉन ने लिखी है। एक वो पढ़ के आया और उससे कुछ पॉइंट्स लिए हैं, और उसी से रेलेवेंट फिर हम इनसे बातें भी करेंगे जो हमारी आज की पर्सनैलिटी है। उसमें मैंने एक जो चीज सीखी है कि आप आलम कैसे बन सकते हैं। तो इल्म की धुन में अगर आप प्यासे रहेंगे, भूखे रहेंगे, आपके अंदर उसके लिए थर्स्ट होगी, हंगर होगी, तो आप आलम बन जाते हैं। एक साल ही कई दफा काफी है, लेकिन डिसिप्लिन, रेगुलर, आपका जो है वो फ्यू डिसिप्लिन ऑफ माइंड, रेगुलर फ्यू डिसिप्लिन ऑफ आपके एक्टिविटी, रेगुलर फ्यू डिसिप्लिन ऑफ रीडिंग, वो आपका होगा तो आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। आप नेक बन सकते हैं अगर आप नेकी के कामों में प्यासे और भूखा रहना सीख लें। ये उन्होंने एक एज अ सिमिली एक आपको समझाने की सारन कोशिश की है। इसी तरीके से आप एक आदमी से इंसान बन सकते हैं कि आप अच्छे काम करने की धुन सवार कर लें, यानी आप उसमें प्यासे और भूखे रहना सीख लें। तो आप कुछ कर जाने का नाम ही कामयाबी है। लेकिन कुछ कर जाना जब आपका होगा जब आपके अंदर अखलाक पनपेंगे, जब आपके अंदर अतवार पनपेंगे, जब आप इर्तिका के मराहल से गुजरेंगे, जब आप अपना नाम जो है वो सब करना चाहेंगे फोत होने के बाद। जो मैया नाम इंसान को मिला है, ये अल्लाह को पता है कि कितना वक्त हमें मिलेगा। और जब आप अपने आप को जिंदा जावेद कर जाएंगे, और इसमें सब किसके लिए करेंगे, सब किसको हाजिर नाज़िर जान के करेंगे, किसकी मोहब्बत में करेंगे, सबसे बढ़ के तो आपके मेरे मौला रब्बुल आलमीन उनकी मोहब्बत में करें, फिर मेरे नबी की मोहब्बत में करें, और उसके बाद जो आप लोगों के वालिदैन हैं उनकी मोहब्बत के लिए ये करके जाएंगे। फिर अपनी फैमिली भी आपके आते हैं, आपके बच्चे भी, वाइफ भी, अगर आप हस्बैंड हैं, आप लोग स्पाउस हैं अगर आपके दोस्त। तो मैं ये चाहूंगा कि कोई भी लड़का, ये मेरी ऑब्जर्वेशन में है कि कोई भी लड़का अगर ये कहता है कि मैं वो कर जाऊंगा, और उसमें वो इफ बट्स, लेकिन ये चूंकि ये नहीं लगाता, तो मैं बता सकता हूं, और आज की मेरी वो पर्सनैलिटी भी इस चीज से एग्री करेंगे कि भाई वो कर जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको सेल्फ अवेयरनेस हो गई है। उसको पता लग गया कि मैं 20% पोटेंशियल तो यूज कर रहा हूं, लेकिन 80% पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल मैं यूज नहीं कर रहा। तो मैं इसके लिए क्या मॉडस ऑपरेंडी यूज करूं, क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करूं, वो उसके दिमाग में कर रहा होता है काम। और अल्लाह भी फिर कहते हैं, अल्लाह की रहमत भी उस पर निछावर होती है जो जिंदा दिल होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो कुछ कर जाने का जज्बा रखते हैं। उस पर रहमत के दरवाजे नहीं खुलते। जो सुस्त होते हैं, लेजी होते हैं, या जो मुर्दा दिल होते हैं, उन पर रहमत, मैं सॉरी टू से, ये बुक्स बता रही हैं, ये लिटरेचर बता रहा है, और मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो बता रहा है कि ये नहीं होता। तो आज हम चाहेंगे कि लोगों के एक्सपीरियंस से आप सीखें। जर्नी छोटा हो या बड़ा, किसी की स्टोरी छोटी हो या बड़ी, स्टोरी स्टोरी है, उसका इंपैक्ट छोटा हो या बड़ा हो,
असर होता है, जो भी दिल से बात निकलेगी असर होगी। और भाई दुआ और बद्दुआ का असर होता है। तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, दाने में फेरते हैं, तो आप यकीन करें अल्लाह की रहमत आती है। आप लोग इमली का ही जिक्र कर लें, इमली का ज़हन में ले आते हैं, तो मुझे याद है बचपन में तो उससे हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सेब का जिक्र करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं मेरे मुंह में सेब का जिक्र करने से पानी आ जाता है। तो तस्बीह फेरने से, एफर्ट करने से, सही करने से, तगदो करने से, चोट लगाने से बार बार, तो वो कैसे नहीं उसके रिजल्ट निकलेंगे। तो आप वो लड़का कामयाब है। तो मैं चाह रहा हूं कि आपके सामने अभी तक हमने मुख्तलिफ एपिसोड्स आपके सामने लेके आ चुके हैं, जिसमें लोग अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, विजडम शेयर करते हैं, अकल की बात बताते हैं, और आपको बताते हैं कि उनकी रीडिंग की हैबिट क्या रही, आपको बताते हैं आइडियाज, आपको बताते हैं इंस्पिरेशंस। आइडियाज कौन से कि हेल्थ कैसे गुजारनी है, आइडियाज कौन से कि अच्छी लाइफ गुजारने की रेसिपी कौन सी है, कौन से आइडियाज हैं। इंसान है ना, अच्छी सोच, अच्छा जो है ख्याल, ये जब आ जाए, तो अच्छा ख्वाब जब आ जाए और उसके लिए फिर तगोदो करना शुरू हो जाए, ये आगे का काम है ना। तो वो इंस्पिरेशन हमारे लिए भी है। तो मैं चाहूंगा वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जी। उनका नाम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है हमारे मिस्टर नदीम इकबाल साहब। वो रीजनल डायरेक्टर हैं नेशनल सेविंग, जो वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके पास बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। इन्होंने पीसीएस किया था, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया था आज से 20-25 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्होंने फेडरल सर्विस कमीशन का भी फिर इम्तिहान दिया। ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी करते रहे, उसमें किसी वजह से अगर ये फिट नहीं बैठे, इन्होंने कहा नहीं, तो नेशनल सेविंग स्कीम्स फेडरल में यहां पे आ गए, और 20 से 25 साल, 2 दिहाइयां नहीं 2.5 दिहाइयां हो गई हैं, और ये अपना सफर और अपनी रुदाद आज बताने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें, स्टे ट्यून विद अस। और इसके पार्ट्स भी बनाने बड़े हम बनाएंगे, क्योंकि इनकी कहानी के अंदर वजन है, और वो आप भी देखिएगा, क्योंकि हमारा मोटो, हमारा स्लोगन, हमारा मिशन इस चैनल का, जिसका नाम है अनसंग अचीवर्स, वो स्लोगन, वो मिशन वन लाइन है, वन लाइन है। सब याद कर लें, वो इनमें भी वो ट्रेस मौजूद होने चाहिए, वो मुझ में भी होने चाहिए। मैं होने चाहिए इसलिए कह रहा हूं कि हैं कि नहीं, इसका फैसला आप करेंगे, इसका फैसला मेरा रब करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं वो ये है, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ विद नंबर 1 रिस्पेक्ट, अदब और एहतराम के साथ खुद करें। कोई भी काम हो रिस्पेक्ट के साथ करें, अदब के साथ करें, ट्रुथ सच्चाई के साथ करें, फैक्ट्स फिगर्स के साथ करें, जो है वही बताएं, वो बताएं नहीं, वही है जो सच है, वही है, वो होना चाहिए। और उसके साथ ऑनेस्टी को भी शामिल कर, ईमानदारी को। और आज मैं इनके तवज्जो से बिल्कुल सही कह रहे थे, आज इन्होंने एक हमें तवज्जो दिलाई, एक हम उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि इसमें एक एलिमेंट अगर आप ऐड कर लें, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे वो, हमें वो अपील किया, हमें वो सेंस किया कि हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली वैल्यू भी ऐड कर लें, अनथक मेहनत या मेहनत, मुशक्कत, काम को, एक्टिविटी को शामिल कर लें। क्योंकि इंसान क्या करते रहते हैं, होप करते रहते हैं, लेकिन होपिंग विदाउट एक्टिविटी इज नथिंग, होपिंग विदाउट एक्टिविटी इज नथिंग। वो डिसइल्यूजन है, वो धोखा है। उम्मीदों में, ख्वाबों में देखते रहना, काम करना है, काम काम काम, जो हमारे कजन ने भी कहा था। तो अब हम थोड़ा सा भी वक्त ज़ाया करते हुए बताते हैं कि उनका नाम है नदीम इकबाल साहब। मैंने उनका डेजिग्नेशन भी बता दिया, उनकी डेजिग्नेशन भी बता दी, उनकी क्वालिफिकेशन भी बता दिया, उनके मजीद माइलस्टोन बात करेंगे, आज खुल के करेंगे, देखी जाएगी। आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, वक्त की कैद नहीं, वन स्टोरी एट अ टाइम। स्टे ट्यून, लिसन अस, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। तरक्की की राहें, मनाजिल, अपनी जिंदगी को कैसे संभालना देना है, सब आपके लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है? जी मजाज, बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया। आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप एक बहुत बड़े बिजी एक आपकी इन्वायरमेंट है, और आपसे तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए हैं, आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, और आपने साथ साथ अपने काम भी निपटा रहे हैं और हमें भी टाइम दिया। तो सर आप अगर इजाजत दें तो आपसे एक थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड है, जिसमें हम 5 से 10 के मिनट का कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट का। तो थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी का और आपके साथ थोड़ी सी रैपिड डेवलप करने के लिए, ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कंटेंट जो है उसमें लिखने में मदद दी है, तो वो भी ये कहते हैं कि ये पूछें,
तो वो मैं चाहूंगा कि आपसे अगर इजाजत है तो वो थोड़ा सा हम पूछ लें, फिर जी, उसके जरूर। बाद इंशाल्लाह हम आपके चलेंगे कि आपके बैकग्राउंड की बात करेंगे, उस बैकग्राउंड के अंदर आपका चाइल्डहुड का जो स्पैन है उसकी डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम आपकी बात करेंगे टीन एज एज जो कि एनर्जी और जो है ना बुलबुले से और जज्बात से भरपूर होती है, फिर उसके बाद आपकी एडल्टहुड की बात कर लेंगे, 18 19 20 22 साल तक का सफर, फिर उसके बाद जब आप अपने ख्वाबों को ताबीर देने की तरफ जा रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम आपके ये जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं, जो 20-22 साल का सफर ये, और उससे पहले जो 20-22 साल है, तो तकरीबन ये 45 साल प्लस का सफर, हम चाहेंगे कि उसको कूजे को दरिया को सॉरी कूजे में बंद करना ये भी होगा, लेकिन वो हम चाह रहे हैं कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है लेकिन कोशिश करते हैं। तो सर आप बताएं कि आप माउंटेन्स को पसंद करते हैं थोड़ा सा लाइटर मोड पे, या बीच साइड, क्योंकि आपने ट्रैवलिंग बहुत की है जो मुझे पता लगा। सर माउंटेन साइड मुझे बहुत पसंद। माउंटेन्स आपको पसंद है। अब आप बताएं मुझे, आपको विलेज लाइफ ज्यादा अपील करती है या आपको करती है सिटी लाइफ? रहता तो मैं शहर में हूँ जी, लेकिन मुझे विलेज लाइफ बहुत अपील करती है, यानी क्योंकि उसको मेरा तरजीह दें। बचपन गांव में ही गुजरा है। अच्छा अच्छा, इसके लिए, और आपको गांव की वो जो उनसीयत, वो जो गांव के रहन सहन है वो दिमाग जी से एग्जैक्टली, निकलता वो नहीं। फिल्म की तरह मेरे अंदर समाया हुआ। आई लव माई विलेज। आप मुझे बताएं, तनहा पसंद है, अपने आप में मगर रहने वाले हैं, या लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं? किस तरह की पर्सनैलिटी है? इसको इंग्लिश में कहेंगे, जो हमारी नौजवान है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट उनके लिए भी बोल देते हैं, तो आपका, या आप बोथ हैं? नहीं, मैं मिक्स हूँ उसका, क्योंकि मेरी जो जॉब है ना वो ऐसी नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अकेला बैठूं। मुझे यहाँ पब्लिक डीलिंग करनी है, मुझे यहाँ लोगों को देखना है, मुझे अपने स्टाफ को देखना है, कोलीग्स को। तो मैं इंट्रोवर्ट रहूं तो अपने ही कामों में मगन रहूं सारा दिन, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो एक्सट्रोवर्ट एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन मेरा काम जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, सो मैं मिक्स हूँ दोनों चीजों। आप हम्बलनेस पे समझते हैं कि वन टाइम आपने काम कर लिया, आज आपकी उम्र अगर 50 40 टू 50 है, तो आप समझते हैं कि आजिजी पे आपने, इंकसारी पे काम कर लिया, कि स्टिल यू आर वर्किंग ऑन इट? नहीं जी, यही तो उम्र है, इसमें हम्बलनेस मजीद यही उम्र है हम्बलनेस सीखने की। अबाउट 40 जब बंदा आता है तो आप में हम्बलनेस की सोच एक पैदा होती है कि नहीं मुझे हम्बल होना चाहिए। अच्छा, 40 के बाद आप समझ रहे एक टर्न आता है? आता है और आना चाहिए, है ना। ये तो 40 तो प्रॉफिटहुड की उम्र। इसके बाद तो हमें सिखाया ही ये गया कि इसके बाद आपकी लाइफ का पैटर्न इस तरह से होना चाहिए कि हमें चीजों को अच्छाई की तरफ लेके जाना है, हमें लोगों की भलाई का सोचना है अपनी। जब हम लोगों की भलाई का सोचेंगे ना तो ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी ही भलाई कर रहे होंगे। तो सो हम्बलनेस एक ऐसा ट्रेट है कि जो अगर आपके साथ है और वक्त के साथ बढ़ रहा है तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। अच्छा सर, ये बताएं, अगर आपको कहा जाए, आप तो मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी करते हैं, लोगों के साथ ज्यादा मिलते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो यंग लोग होते हैं, 23 20 18 17 साल के नौजवान की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर 15 से 29, बाकी लोग भी इसको देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए भी फायदेमंद है, तो आप मुझे बताएं, स्किल को ज्यादा आप वेटेज देंगे या आप जो है डिग्री को? स्किल को जी। और आप एक्सपीरियंस को ज्यादा वेटेज देंगे या क्वालिफिकेशन को? बोथ, बट एक्सपीरियंस प्रेफरेबली। आप मुझे बताएं कि कम्युनिकेशन के बाद आप कौन सा ट्रेड ज्यादा चाहते हैं कि एज अ लीडर आपके अंदर होना चाहिए लोगों को हैंडल करने के लिए? हार्ड वर्किंग। और आपको कोई पेशेंस को देंगे रैंक को इसके अंदर के, सब्र के साथ भी चलना? पेशेंस तो जी सारी लाइफ के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन, हार्ड वर्क और पेशेंस हम कर लेते हैं कि ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। बगैर पेशेंस के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अच्छा सर, देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ। अच्छा ये सर, ये बता दें कि बता ही दें आज के, पेन ऑफ डिसिप्लिन लेना चाहेंगे या पेन ऑफ रिग्रेट? पेन ऑफ डिसिप्लिन। क्योंकि कई दफा आपने जो पछतावे है ना, पछतावे का मैं उर्दू आपके लिए, सबके लिए कह दूं, हो सकता है उर्दू में मैं कोई अच्छी भी नाम बोल सकूं, जैसे, तो पछतावे का आप जो चाहेंगे कि पेन लेना चाहेंगे, या आपका नज्मो ज़ब्त की? नहीं जी, नज्मो ज़ब्त। पछतावे का वजन बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, मेरे एक उस्ताद थे 7th क्लास के, ये आइडियाज वहां से भी मैंने लिया है, कि वो मुझे कहते थे कि जो डिसिप्लिन है ना, पेन का डिसिप्लिन, उसका वजन है माशों में। माशों को कहते थे ना, आउंस को कह देते हैं माशों में, लेकिन जो है ना, तुम्हें जो अफसोस रह जाएगा काश, तो वो उसका वजन कहते हैं टन्स में होता है। ऐसे वो मैं क्या कह रहे हैं, मन्नों में। हाँ, उन्होंने मन्नों में। उस वक्त हमें ये चीजें समझ नहीं आती होती थी, लेकिन बाय द टाइम ये चीजें बंदा समझता है तो
बहुत सारे पछतावे उस वक्त उसके साथ होते हैं। लेकिन जितनी जल्दी ये चीज समझ लें कि पछतावे का वजन नहीं उठाया जाएगा, आप डिसिप्लिन का उठा लें। और यही उम्र है, मैं बच्चों को भी यही समझाऊंगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वो एज है जहां आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे रेग्रेट्स का वजन नहीं उठाना है, मुझे डिसिप्लिन का उठाना है, मुझे हार्ड वर्किंग का उठाना है, मुझे लोगों की भलाई का वजन उठाना। सोशल सर्विस को इसका मतलब आप बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट देते हैं। जी, मेरी जॉब यही है। आपके तो कुदरती जॉब भी वही बन गया और हमारा वाली साइड भी होगी। ये मुझे बताएं, हार्ड स्किल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या सॉफ्ट स्किल्स को? कि आजकल जमाना है कि जी सॉफ्ट स्किल्स में है कि हैंडलिंग पीपल ना, डीलिंग विद मामला, फैमिली, लोगों के साथ मामला, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है ना, या टेक्निकल स्किल्स को वेटेज देंगे, या परसेंटेज क्या रेशो क्या बताना चाहेंगे? सर दोनों को आना चाहिए, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स की थोड़ी ज्यादा अहमियत है। रेशो ज्यादा है, यानी अगर आप टेक्निकल साइड पे भी बिल्कुल फारग हैं तो आप कामयाबी के लिए, आगे प्रमोशन के लिए आपको टेक्निकल साइड पे, खास तौर पे जो आपका फील्ड है वो टेक्निकली उस पे आपको पूरा हासिल होना चाहिए, वो सही है। और सॉफ्ट स्किल्स इसलिए जरूरी है कि आपने लोगों को भी मैनेज करना है, आपके साथ कॉलीग हैं, फैमिली है जिनके लिए आप बैठे हुए हैं, जिनके लिए आप दिन रात तगोदो कर रहे हैं, और अबव ऑल जो आपकी जॉब से रिलेटेड लोग हैं। जैसे मेरा पब्लिक डीलिंग का एक फील्ड है, अराउंड 40 मिलियन हमारे नेशनल लेवल पे क्लाइंट है, अराउंड 7 मिलियन हमारे जिन एरियाज में मैं हेड कर रहा हूँ वहां क्लाइंट है। तो इतने ज्यादा लोगों का जब आप मामला देख रहे होते हैं तो वहां अगर ये चीज आपके अंदर नहीं होगी कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो आप और पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा सर, ये जरा मुझे बताएं कि पेशेंस, सब्र की कोई हद होती है या नहीं होती? सब्र की हद होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं जब्त का प्याला टूट ही जाता है। लेकिन उम्र के साथ साथ और तजर्बे के साथ साथ आपकी पेशेंस बढ़ती है और बढ़नी भी चाहिए। हाँ, वो जूनियर आजमाइशें। अच्छा आप सर ये बताएं कि एक्टिविटी एक काम है और एक है रेस्ट, हमें जो समझाया जाता है ना, काम या आराम, काम और आराम, इसकी रेशो आप बताएं। क्या आपने अपने पूरी जिंदगी, 45 साल का भी सफर है, एक आपकी है जो एकेडमिक लाइफ आप उसको कह लें, और चाइल्डहुड है सारा 20-22 साल वो है, और उसके बाद ये 25 साल है। मुझे ये बताएं कि ये जो एक्टिविटी रेशो है जो हमें बताया जाता था हमारे दौर में ना, जुम्मे की छुट्टी होती थी, फिर संडे की होगी, कि 6 दिन काम और 1 दिन आराम। तो आप मुझे बताएं आपके नजदीक ये रेशो क्या है? और ये 23, 24, 25 साल का जवान है जो है 17, 18 सालों का, ये भी आपसे सीखे कि भाई ये रेशो के साथ आप काम चल। देखिए जो घंटे भी काम के पर डे, राना साहब, जो कुदरत का निजाम है ना वो तो रेस्ट पे नहीं चलता है। सूरज डेली निकलता है, डेली शाम होती है, उसमें तो कोई रेस्ट नहीं। लिहाजा आपकी जिंदगी में भी रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, रेस्ट वीकेंड जरूर एंजॉय करें, 2 दिन ऑफ मैं इस पे बिलीव करता हूँ, लेकिन उसमें भी रेस्ट नहीं होना चाहिए। आप 2 दिन जाके घर पे सोए रहें, सुस्त रहें, उसकी बजाय आप बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम घर की साइड पे बच्चों के लिए कर सकते हैं। उनकी एजुकेशन को देखें, उनके लिए आप एक रोल मॉडल बाप बन के उनको देखें। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा कि इतनी मेहनत करें कि आपको रेस्ट मिले। तो जो लेकिन जब आप 22 साल की उम्र, वो जो एकेडमिक लाइफ तक का टाइम है, उस वक्त आप उसमें क्या रेशो होती थी? 6 दिन का वर्किंग वीक होता था, उसमें 6 ही दिन मेहनत करना पड़ती थी, और मेहनत पे तो मेरा बहुत ज्यादा बिलीव है, और खास तौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में आके मेरा और ज्यादा इस पे बढ़ गया, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में मेहनत के बगैर आप कुछ भी नहीं। आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आप रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप हार्ड वर्कर नहीं है, आपने वीक 5 दिन का है या 6 दिन का है, उसमें आपने मेहनत नहीं की हुई, तो जो 2 दिन आपका ऑफ है ना, वो रेस्ट भी, वो आपकी सुस्ती आपको घर पे भी रेस्ट नहीं करने देगी। इसलिए नदीम साहब का इसका मतलब कहना ये, अगर इसको हम इस तरह ले लें, ये एक क्वेश्चन बच्चों ने कहा था पूछिएगा कि रेस्ट जो है वो नेसेसिटी है या होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव? सर रेस्ट जरूरी है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी और आपकी मेंटल के लिए भी, लेकिन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि रेस्ट आप तब एंजॉय करेंगे जब आपने अपना वीक भरपूर मेहनत से काम किया। और अगर आप जब वीकेंड पे आपने रेस्ट करना है, एज ए स्टूडेंट मैं बच्चों के लिए खास तौर पे ये कहूंगा कि आप वीकेंड पे रेस्ट करना चाह रहे हैं और आपने पूरे वीक का तो होमवर्क साथ किया नहीं हुआ, आपने असाइनमेंट्स नहीं की हुई, आपने अपना काम नहीं किया हुआ, तो वो रेस्ट आपको मजा ही नहीं लेने देगी। आप कहीं फैमिली के साथ सैर पे जाना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग पे बोझ होगा कि मेरी तो असाइनमेंट रहती है, ये रहती है, ये रहता है। लिहाजा मैं ये कहूंगा
क्या पूरा वीक भरपूर मेहनत करें? बच्चों के लिए जरूरी है और हम सब के लिए जरूरी है, दुनिया का निजाम ही मेहनत पे चल रहा है। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो देन आप वीकेंड 2 दिन का है या 1 दिन का है, या इवन आप बाज सोसाइटीज में 3 दिन का भी आ रहा है, उसको आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे, उसका 1 घंटा भी एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आपके दिमाग पे वो बोझ ही नहीं उतरा होगा जो आपने वीक में काम के दौरान उतारना था। अच्छा सर, ये बड़े जबरदस्त आपने हमें आंसर दे रहे हैं। हम जरा मजीद बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप एज अ लीडर या एज अ मैनेजर अपने आप को कैसे देखते हैं? एज अ लीडर होना चाहिए या एज अ मैनेजर होना चाहिए? आपको लीड करना बेहतर लगता है या रूल करना? अगर इसको नहीं, रूल करना तो खैर मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं चूंकि सरकारी मुलाजमत में हूँ, रूल नहीं, हम तो लोगों के लिए सर्विस हमारा बेसिकली मोटो है ना, तो लिहाजा लीड इस तरह से करें कि लोगों को सर्व करें। सर्व करना ही लीडरशिप। अब ये बताएं सर, गलती होती है कि परफेक्ट है? बिल्कुल, जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप सीखेंगे क्या? अच्छा, गलतियां करते हैं तो उसे एक्नॉलेज कर लेते हैं कि नहीं करते? मैं बड़ा ओपनली अपनी गलती को भी एक्नॉलेज करता हूं, और मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, कोलीग्स को भी ये कहता हूं कि जब तक आप गलती को एक्नॉलेज नहीं करेंगे आपके अंदर सीखने का जज्बा कम होगा। और गलती से डरे नहीं। आप हमेशा नाकामियां इकट्ठी करके ही एंड पे एक सक्सेस स्टोरी बनती है ना। अगर आप नाकामी से डरेंगे, आप एफर्ट नहीं करेंगे, 100 दफा नाकाम हूं, लेकिन जो आपकी नाकामी है ना वो भी कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी का पेशखैमा बन रही होती है। और बच्चों को भी मैं ये बताऊंगा कि आप मेहनत करें, अटेम्प्ट करें, नाकाम होने से कभी ना डरें। जो लोग नाकाम होने से डरते हैं वो कामयाब नहीं होते। इसका मतलब है, ये आपने जो अभी बताया पॉइंट, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे कि किस तरह आप समझते हैं कि इस तरह से कि मैं बच्चों के लिए खास तौर पे कहूंगा कि जी, जब आप खास तौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो आपने मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करना होता है, आपको जॉब चाहिए होती है, आप कहीं टेस्ट दे रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बाज़ का बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं कि मैंने 4 टेस्ट दिए हैं, 6 इंटरव्यू दिए हैं, मेरी जॉब नहीं हुई है। कभी भी नहीं ऐसे डिसहार्ट नहीं होना। आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ सिंसियर होगा वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि बेटा और ट्राई करो और मेहनत करो। तो जब तक आप नाकामी से डरते रहेंगे या अपनी नाकामी को अपने साथियों से, दोस्तों से छुपाएंगे, तो तब तक आपको वो शायद अच्छा मशवरा नहीं दे सके। तो इसलिए सर आपने बिल्कुल सही बोला है कि इसका मतलब ये भी एक क्वेश्चन आया था बच्चों का, आप उसको समराइज हम कर सकते हैं कि लाइफ, पहले मैं इंग्लिश में कहूंगा क्योंकि वो है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, जो जिम रॉन की बुक है, कि वो कह रहा है लाइफ एक्यूमुलेट्स डेट कर्स और लाइफ एक्यूमुलेट्स वैल्यू। लाइफ तो आपने उसमें कोई शक वो जो आपने कहा तरक्की, बड़ा जबरदस्त आपका ये कॉन्सेप्ट है कि जिंदगी, इसको उर्दू में कर लेते हैं, जिंदगी जो है वो कहते हैं कि या तो कर्जा इकट्ठा करती है, आपका बर्डन बन जाती है, या स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाती है, या वैल्यू बन जाती है, आपकी वैल्यू ही बन जाती है अगर आप मेहनत करें। आप तरक्की की राहों पे आ जाते हैं। लाइफ तो जस्ट लाइक एक घोड़े की तरह है ना, कि आपने उसको ऐसे चलाना है कि जैसे आपने एक घोड़े को बड़ी चाबक दस्ती से उस पर कंट्रोल किया हुआ है ना। उसको आपने कभी दौड़ाना भी है, कभी आस्था भी करना है, लेकिन जब तक आपकी उस पर ग्रिप नहीं होगी तो आपको कहीं ना कहीं गिरा देगा। सेम लाइफ का। अच्छा, 22 साल पहले आपने बताया गलती करते हैं और उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, लेकिन आप जरा पीछे चले जाते हैं, तूफानी एज होती है 17, 16, 17, 18, 19, 20, 22, इंसान जज्बात में भी होता है, बड़ा कुछ होता है। तो मुझे बताए वहां पे आप मिस्टेक्स करते थे और उसे एक्नॉलेज करते थे, वो खाना ज्यादा भरा होता था या काम चल इस समय? उस उम्र की गलतियां कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें एक्नॉलेज करना आसान नहीं होता ना, तो इसलिए उन्हें बाद का बंदा छुपा लेता। तो इसलिए मैं नौजवानों को लिए कहना चाह रहा हूँ कि हो जाती हैं वो, होती हैं, बिल्कुल। ये ना कहेंगे जी आप उसमें भी आप पीर फकीर हो, या गलती आप करेंगे तो सीखेंगे। हाँ, लेकिन उसको आपने कैसे, अगर कोई हुई थी तो उसको कैसे, कोई बताना चाहेंगे कि उसके लिए सब्र किया, क्या किया, या वक्त को जाने दिया कि हीलर है? सब एजुकेशन के दौरान बड़ी गलतियां हुई। जैसे मैं कई दफा दोस्तों को कहता हूं कि मैंने एफएससी की, एफसी कॉलेज से, तो मेरा सबसे बड़ा उस वक्त एम और पर्पस और ड्रीम ये था कि मैं इंजीनियर बन सकूं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बना ना। तो अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी हुई, उस वक्त नहीं बना, लेकिन मेरे लिए कुदरत ने एक नया ट्रैक रखा हुआ था, एक बहुत उससे भी बेहतर मुस्तकबिल रखा हुआ था। तो मैं उस वक्त तो नहीं बन सका। उस वक्त मुझे बड़ा रिग्रेट होता था कि शायद मैं उतनी मेहनत नहीं कर सका या मेरे में वो अहलियत नहीं थी। लेकिन
टाइम के साथ साथ लगा कि शायद वो गलती नहीं थी, वो कुदरत मेरा पाथ डिफाइन कर रही थी। उस वक्त मुझे वो गलती लगती थी कि शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं की है, मैंने जो सोचा था वो अचीव नहीं किया। लेकिन नहीं, वो अब मुझे आके ये एहसास हुआ कि नहीं, वो मेरी गलती नहीं थी। मेहनत मैंने अपनी पूरी की, अपनी अटमोस्ट ट्राई की, लेकिन वो गलती की बजाय कह लें कि कुदरत ने मेरा पाथ डिफाइन करना था मेरे इस जॉब की सूरत। चलिए, इसी से सर एक क्वेश्चन और बच्चों ने बनाया आपका जो है फायर राउंड में, रैपिड फायर में, कि आप बताएं कि डेस्टिनी को ज्यादा आप नंबर देना चाहेंगे या एफर्ट को? एफर्ट को। क्या रेशियो होगी? मेरे एक दोस्त था, उसने रेशियो बताई है 70-30, कहता नहीं 60-40 शायद, मुझे आई डोंट रिमेंबर, कि 60% आपकी किस्मत है और 40% उसने कहा एफर्ट है। वो एक दोस्त था, ऑब्वियसली वो हर एक अपना, इसमें तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, कुछ ये भी कहते हैं कि सभी किस्मत है, ये भी होता है। ये आपके क्या रेशियो? या सर मैं तो मैक्सिमम जो है ना वो एफर्ट को दूंगा, एफर्ट को देंगे, बाकी किस्मत को देंगे? किस्मत जो है वो एफर्ट से ही बन। आपका ये बिल्कुल, आपका बिल्कुल ठीक हो गया। किस्मत आपके हाथ में, आपको खुद ही बनानी है। ये किस्मत पे छोड़ देंगे तो किस्मत तो रोल देगी। अच्छा, ये बताएं सर, ये आप हेल्थ को के लिए एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं बच्चों को भी ये कहूंगा कि हेल्थ जो है ना, जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप अच्छे बच्चे नहीं होंगे, अच्छे बेटे बेटी नहीं होंगे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं होंगे, आप अच्छे जॉब पे जाएंगे तो अच्छे वर्कर नहीं होंगे। इसलिए हेल्थ को मैं कहता हूं कि सबसे पहली प्रायोरिटी हेल्थ को देनी चाहिए। मैं जी बिल्कुल अपनी हेल्थ के हवाले से मैं डेली वॉक करता हूँ, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज भी जरूर करता हूँ, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, आप किसी भी जगह पे अच्छे नहीं है ना। आप इबादत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ना आप अपने ऑफिस में उस तरह की आउटपुट दे सकते हैं, ना आप बच्चों के लिए वो उस तरह के बाप बन सकते हैं। तो जब तक हेल्थ आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं होगी, बाकी सारी चीजें इसके साथ लिंक है। अच्छा सर, आपका बिलीव है कि इससे आगे चलते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो ईटिंग वेल, ये भी आप अच्छा खाना भी, खाने के ऊपर भी फोकस करते हैं कि नहीं? यानी खाने का भी ध्यान रखना नहीं, चाहिए। मैं खाने के बारे में थोड़ा सा सिलेक्टिव हूँ, कम खाने को तरजीह। क्योंकि वो मैं उधर बात हुई ना, भूख प्यास बर्दाश्त करना, आलम बनने के लिए, नेक बनने के लिए, वो एक होता है कि जब हम काम पे फोकस कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में होता है कि पहले काम से फारिग हो लें, तो वो फिर स्केड्यूल आपका अफेक्ट होता है। उस एंगल से पूछ रहा हूँ। नहीं, खैर काम के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो काम की अपनी स्पेस है, खाने की अपनी। आपने मशीन की तरह चलना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डलेगा, तो वो चलेगी ना। तो खाने के टाइम पे बिल्कुल खाना खाना चाहिए, और जितना आपका जिस्म इजाजत देता है उससे थोड़ा सा कम कर लें तो ज्यादा बेहतर। 22 साल पहले चले जाए ना, 25 साल पहले, उस वक्त यूथ 23, 24, 22, 21, 22 की, उस दौर में आप बताएं एक्सरसाइज का क्या आपका था मैयार? क्योंकि वो लोग कहते हैं मैं तो पहले जवान हूँ, वो बल्कि मुझको तो मौत, कई लोगों को तो मौत नहीं याद रहती जवानों में ना। कुछ लोग कहते हैं यार हम लोग ऐसे रेस, वो सारा पता नहीं क्या क्या करते हैं, वेंचर्स करते हैं, एडवेंचर्स करते हैं। उस वक्त भी सेहत के लिए क्या आप, अगर आपने नहीं फॉलो की, अगर क्या आपकी स्ट्रेटेजी होती है? अच्छा, मैं खाने के भी क्योंकि बचपन से गांव का रहने वाला हूं, मैंने एक देहाती जिंदगी गुजारी हुई है। मैंने वो जिंदगी गुजारी हुई है जिसमें मैंने अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को मेहनत करते देखा। तो और उसके साथ साथ स्कूलिंग भी, वहाँ गांव की स्कूलिंग और शहर की स्कूलिंग और आज की स्कूलिंग और उस वक्त की स्कूलिंग में बहुत फर्क है। तो उस वक्त जो लाइफ थी स्कूल के बाद रूटीन में खेलना जो है ना, ये एक गांव में रूटीन थी कि मतलब 4, 5, 6 बजे के टाइम पे कभी क्रिकेट, कभी हॉकी, कभी फुटबॉल, ये गांव की रूटीन की जो है ना एक्टिविटीज होती हैं। अभी भी बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, लेकिन हमारे जमाने में एक हॉकी का भी क्रेज होता था और मुझे खुद बड़ा शौक था। हमारे गांव में बच्चे हॉकी खेलते थे, वो दौर तो मैं वो खेलता हूँ। फिर 9वीं 10वीं क्लास में मैं सांगला हिल में, क्योंकि मुझे जहाँ 8-9 किलोमीटर, तो मैं साइकिल पे डेली आया जाया करता था। आपकी जगह से 10-9 किलोमीटर, 9-10 किलोमीटर। तो वो 2 साल मैंने साइकिलिंग एजुकेशन के वाले से बातें हम अभी वो, तो वो लाइफ का एक फेज ऐसा था कि जिसमें मुझे रूटीन में ही बगैर ये सोचे समझे कि ये चीजें मेरी सेहत के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये मेरी लाइफ का पार्ट और खाना पीना भी अच्छा होता है गाँव में, तो वो बंदा खाता पीता है, मक्खन, ऑर्गेनिक सारी चीजें घर की ही होती हैं। वेरी गुड, ये तो बड़ा जबरदस्त है। सर ये बताएं, इसी से एक क्वेश्चन आता है, सर बताएं कि आप
ये टेक्निकल बच्चों ने मुझे कहा, फिर मैंने उसका तर्जुमा भी निकाला है कि आप डिजिटल हैं या एनालॉग। डिजिटल से मुराद वो है कि चेंज के साथ चल रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया आया, तेज होगी जिंदगी। एनालॉग होता है कि आप एक जैसा ध्यान में रखते हैं कि यार उस तरह नहीं, डिजिटल होना वक्त की बहुत अहम जरूरत है। आगे इंटरव्यू में जब ये महकमे के हवाले से आएंगे तो मैं ये भी जरूर बताऊंगा कि हम आज से 4 साल पहले बिल्कुल एक मैनुअल वर्किंग में थे वो सिर्फ और आते हैं। आज हम डिजिटल में। तो पूरी लाइफ में भी यही है कि अगर आप डिजिटल नहीं होंगे तो जिंदगी की बहुत सारी जरूरियात शायद अब आपकी डिजिटल लाइफ से रिलेटेड हैं, तो लिहाजा आपको डिजिटल होना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बता दें, राज की बात है, आप मुझे बताएं, आप अच्छी साख इंजॉय कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स सबऑर्डिनेट्स में? आप क्या सोचते हैं? या ये नहीं? तो ज्यादा बेहतर है कि आप मेरे सबऑर्डिनेट से ही पूछ लें, लाहौर में आपको सैकड़ों मिलेंगे। पूछते तो हमने पूछा है, जो आप लोग अभी आते हैं, तो हमने वो देखा, ज्यादा बेहतर वो आपको आपसे मोहब्बत जवाब तो दे करते हैं, सकेंगे। मोहब्बत तो करते हैं उनकी आप। मेहरबानी। तो आप ये बताएं कि हेल्थ को मेंटेन करना आपको ज्यादा मुश्किल लगता है या लोगों को डील करना? ये अब बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीजें हैं, आपको दोनों को एट ए टाइम साथ लेके चलना है। मुझे लोगों को भी डील करना होता है और हेल्थ के लिए तो अलहदा टाइम है, जाहिर है रात को घर जाके उसके हवाले से। लेकिन मैं ऑफिस में भी यहाँ अगर देखे ना तो मैं कई दफा उठ के यहाँ वॉक करने लग जाता हूँ कि जब बिल्कुल फारिग बैठा हूँ यहाँ से उठ के उस चेयर पे चला जाऊंगा, वहां बैठ के कोई ना कोई काम अपना देख लूंगा। तो आपका तो बिलीफ है कि हरकत में बरकत है? जी, इसमें कोई शक नहीं। वो एक बंदा मिला मुझे, वो कहता है यार आपको जो मसल भी आप लाते रहते हैं ना, आप समझ लें कि वो आप ठीक हैं, यानी वो मसल भी ज्यादा लाइफ उसकी हो जाएगी, मतलब नहीं बाकी तो अल्लाह ने नहीं, देनी है। ये हरकत में मैं यहाँ से उठ के कई दफा ऊपर वाले पोर्शन पे चला जाता हूँ अपने कॉलीग के साथ। एक तो थोड़ा गपशप हो जाती है, दूसरा उन्हें पता होता है कि काम शाम भी थोड़ा तो यही मैं बंदा क्वेश्चन नजर आपसे मारता पूछना है। लगा था कि आप बताएं इसको इस तरह से हम लोग समराइज कर लेते हैं। आप अपने आउट रैंक लोग जो आपके सब ऑर्डिनेट हैं, जो आपके ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, लेबर क्लास है, उनके साथ भी कभी कभार टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं कि यार कहते हैं डिस्टेंस रखो, ब्यूरोक्रेसी है और ये अक्सर नहीं वो नहीं, आपने मैं तो ना बता इस दिया है। चीज के वैसे हक में करते नहीं हैं हूँ। स्पेंड मैं टाइम। अपने स्टाफ से फासला नहीं रखता, बेशक वो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हो, कोई आए पूरे रीजन में से, जहां से भी कभी कोई आए, मैंने कभी किसी को वेट नहीं कराया। आए सौ बिस्मिल्लाह अपना काम बताएं, जायज है तो जरूर करेंगे। और अगर उसकी बाज़ ये भी होता है कि कोई काम होने वाला नहीं होता लेकिन वो बंदा उस वजह से परेशान होता है, तो उसकी थोड़ी काउंसलिंग भी करते हैं कि यार ये इस तरह से नहीं, ये हमारे बस में नहीं है, या अभी तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो इस तरह का थोड़ा सा एटीट्यूड रखा इसी हुआ। से सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि आप सबको साथ लेके चलने वाली लीडरशिप के कायल हैं या एक्सक्लूसिव लीडरशिप के? नहीं जी, सबको साथ ले, हमारा तो काम ही ऐसे नहीं लेकिन सर चलता। सबको साथ लेके चलना अजियत भी है। सर इसके बगैर हमारा चलता ही नहीं है, क्योंकि ये एक पब्लिक डीलिंग का महकमा है। तो यहाँ जब तक मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ नहीं लेके चलूंगा तो मतलब वो आसानी से उन्हें उसमें हैंडल चाहे नहीं कर किसी भी पाऊंगा। कास्ट का है, किसी भी बरादरी का है, किसी भी एज का है, किसी भी ये जेंडर का है, वो आप तनव्वु पसंद करते हैं कि नहीं? असल में ये है ये बच्ची। सारी चीजें देखें, सरकारी जॉब में तो इस चीज पे होता ही नहीं है ना। लेकिन ठीक कुछ है। लोग इधर भी आगे कई दफा डिफरेंस कर लेते हैं ना, कुछ स्टीरियोटाइप्स वो रख लेते हैं, डिस्टेंस रखते हैं कुछ लोगों के साथ। नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगज नहीं है। और ये भी आप मेरा लोगों से ही पूछ सकते हैं। लेकिन लोगों में मैं अगर किसी चीज पे बिलीव करता हूँ तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते उनकी किसी से। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ। हम्म। डिस्क्रिमिनेशन इस बात पे करता हूँ कि कौन कितनी मेहनत करता है, अच्छा, मेरिट्स कितनी पे दो। सिंसियरिटी पे, ठीक है, कितनी ईमानदारी से। ठीक हो गया, इस बेसिस पे आप ये वेरी ऐसी गुड। वो डिस्क्रिमिनेशन अप्रेजल जरूर भी और मौजूद। उसका फिर वो परफॉर्मेंस भी आपकी वो ठीक होगी। सर ये तो बताएं, लोगों के नाम याद रख लेते हैं? क्योंकि हमारे तो स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, हम यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ते हैं, 25 साल से पढ़ाते हुए हैं, मुझे भी आप जाके नाम भूलने लग जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि लोगों के नाम याद रखने वाले के ना नेटवर्क्स और उसके साथ जो अफिलिएशन है ना, जो उसके लिए रेपो डेवलप करना आसान होता है। तो आप लोगों के लिए याद कर लेते हैं कि नहीं? नहीं, आप मुझे वैसे नाम बोलते हैं तो मुझे कुछ मोबाइल पे रेफरेंस साथ लिखना पड़ता है कि ये, क्योंकि महकमे में इतनी बड़ा महकमा है, कोई 4,000 के करीब तो स्टाफ के लोग इधर हैं। मैं इस्लामाबाद एचआर का हेड रहा हूँ, वहाँ इतनी फ्रीक्वेंसी से लोगों से राब्ते होते थे कि आपको याद नहीं रहते इतने ज्यादा ना। फिर पब्लिक से नए लोग आते हैं, उनसे तारुफ होता है, तो किसी ना कुछ रेफरेंस रखना पड़ता है। लेकिन जिनसे पुरानी शनासाई है उनके नाम तो नहीं भूलते। राना नादर इदरीस साहब का नाम मैं कैसे भूल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो थोड़ी देर के लिए ना वो जा रहा था कि डाउन होने लग गया था, मैं कहा लो जी तो हमें भी भूल गए सारा कुछ इन्होंने। नहीं नहीं, ये इस उम्र के शायद इस हिस्से में हम अब नहीं सर, लेट आपका भी 40s में हैं, दिल होना तो जो थोड़ा है। थोड़ा जो है ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ऐसे तो लगता है जैसे शुरू हुआ हो। तो आप जवानों की मेंटोरिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आप कैसे जो जवानों की मेंटोरिंग काउंसलिंग करता है वो जवान ही होता है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आपको सही जिंदगी दे।
आपसे सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी डिसिप्लिन थी रीडिंग, वापस जाते हैं, जो रीडिंग का डिसिप्लिन था, डेली फ्यू रीडिंग डिसिप्लिन आपके होते थे कि आपने रोज कोई किताब पढ़नी है या सबक याद करना है, होमवर्क करना है, ये आपकी आदत आप समझते सक्सेस जर्नी के लिए सही है कि नहीं? जी, ये बहुत अच्छी आदत है, बच्चों को बुक रीडिंग की आदत होनी चाहिए। हमारे ज़माने में वैसे इतना ज़्यादा इसका नहीं होता था। मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज में आके तो मैंने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की शायरी पढ़ी। मुश्किल थी, लेकिन मुझे फॉर्च्यूनेटली एक ऐसी बुक मिल गई जिसमें उनकी सारी की सारी बुक्स शामिल थी, उनका मजमूआ कलाम था और उसके एंड पे मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे हुए थे। तो वो फिर मैं उनसे देख देख के बड़ी इंस्पायरिंग है, मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा। हमारे वो कौमी हीरो भी हैं, उनको जरूर पढ़ें और कोई ऐसी बुक देख लें। आजकल तो वैसे मसला ही कोई नहीं है, आप गूगल पे जाएं और उनको पढ़ें, ठीक है ना। तो उनकी जो है ना शायरी के मजमूए में से बांगे दरा पढ़ें, शिकवा जवाब शिकवा, बल्कि वो तो सारी जो उर्दू में है, फारसी में भी उनका कलाम है, लेकिन वो तो मुझे चूंकि फारसी आती नहीं थी, तो उनकी उर्दू भी बड़ी मुश्किल है। तो साथ गूगल पे आप वो उसका मानी देखें, बड़ी इंस्पायरिंग है, मैं रेकमेंड करूंगा वो पढ़ें। 23, 24, 25 साल के जवान को खासतौर पे कह रहे हैं, 18 से ज्यादा के, अगर आपको वो अच्छी किताब कोई मिल जाती ना, तो उसको आप एक असासा समझे, खजाना समझे। वैसे भी जो है ना, आपको बताऊं कि जो इल्म है ना, ये कोई कहाँ से भी मिले, ये हमारी मिरास है, मोमिन की खोई मिरास होती है, जहां से मिले ले लो। तो ये 23, 24, 25 साल के नौजवान के लिए बहुत जरूरी है कि राइट चैनल यूज करना, राइट बुक, राइट आप कह लें कि फॉलोअर, ताकि वो फिर अगले 1, 3, 5, 10, 20 मैनी मोर, अल्लाह ताला को पता है, वो साल अच्छे गुजरे। आप बताएं कि कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना जरूरी है, खासतौर पर यंग एज तक, कि नहीं तरक्की की राहों पर चलने के लिए? जी बिल्कुल जरूरी है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। मतलब कि आपने तरक्की करनी है दुनियावी भी। आप अगर अच्छे दुनियादार हैं तो तभी आप अच्छे दीनदार भी हो सकेंगे। आपने तरक्की नहीं की है तो आप दूसरों को भी पीछे ही रखेंगे, खास तौर पे जो आपकी रैयत में है। रैयत से मुराद के जो आपके महकमे के लोग हैं, जो आपके फैमिली के लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं। आप खुद तरक्की करके एक रोल मॉडल बनेंगे तो ही लोग आपको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे ना। तो ये विजन तो होना चाहिए कि मुझे तरक्की करनी है, लेकिन तरक्की सिर्फ मटेरियल नहीं होनी चाहिए। तरक्की में सारे ही एस्पेक्ट मटेरियल, नो डाउट। आप जब बच्चे खास तौर पे यूनिवर्सिटी से फारिग हो के जॉब में आते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि मुझे इस जॉब में क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी पर्सनैलिटी की भी तरक्की करनी है। आपने अपना एटीट्यूड, पॉजिटिव चीजें सीखनी है, ट्रुथफुलनेस सीखनी है, आपने मेहनत को अपना शार बनाना है। तो ये तरक्की जो है ना, ये तो सारी उम्र बंदा करता है। इवन यहां से मैं रिटायर हो जाऊंगा तो फिर भी मुझे तरक्की के मौके कि मैं अपनी हो सकता है मेडिटेशन के हवाले से मैं नमाज को ज्यादा पाबंदी से पढ़ूं, ज्यादा खुशबू खजू से पढ़ूं। तो ये सारी तरक्की की ही मनाजल है। तरक्की सिर्फ मटीरियल तरक्की का नाम नहीं है। आपका विजन ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे जहां मैं जॉब कर रहा हूं वहां भी आगे बढ़ना है, जिस माशरे में मैं रह रहा हूं वहां मुझे एक अच्छे इंसान, और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं वहां मुझे एक अच्छे लीडर के तौर पे तरक्की करनी। सर आप एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, लेकिन इस वक्त के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ, उसमें हम पीछे नहीं जाएंगे। बताएं, आपको सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज बढ़ाना पसंद करेंगे कि सोर्सेज ऑफ कंटेनमेंट, यानी सुकून के जराए तलाश करना ज्यादा प्रेफर करेंगे कि आमदनी कमाना? इस पॉइंट पर सर मेरा तो ख्याल है हर बंदा जो है ना उसको सोर्सेज ऑफ कंटेंटमेंट ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू तो इसीलिए बंदा बढ़ाना चाहता है ना कि उसकी कंटेंट बढ़े, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको कंटेंटमेंट ही की तरफ जाना चाहिए, ना कि आप किसी भी गलत या सही तरीके से सोचें कि मैं अपना रेवेन्यू बढ़ाऊं। अच्छा, ठीक है, माफ कर देते हैं सर, माफ कर देते हैं कि नहीं भूलते? भूल जाता हूँ। और अगर ये मुझे बताएं कि नेटवर्किंग, समाजी जहानत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जज्बाती जहानत? सर समाजी जहानत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस माशरे में रह रहे हैं उन लोगों के साथ नो डाउट आपके एक बहुत सारे मौकों पे इमोशनल इंटेलिजेंस भी जो है ना वो, जैसे
आप मतहत को डील कर रहे हैं और उसको आपने देखना कि इमोशनली वो किस स्टेज पे है और वो किस इश्यू में फंसा हुआ है। तो आपको दोनों चीजों पे होना चाहिए, लेकिन आपकी समाजी जहानत जो है ना वो ज्यादा जरूरी है, खासतौर पे जब बहुत सारे लोगों के साथ आपकी जॉब नेचर इंटरलिंक्ड। अच्छा, अपने आप को जानना भी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, ये आपने थोड़ा सा हमें क्लियरली कर दिया होगा। दूसरों के साथ किस तरह मामला करने हैं, हाउ टू नो ईच अदर, ये भी जरूरी है तरक्की के लिए, जो आपने जी बता दिया बिल्कुल, दूसरों नेटवर्किंग के में। साथ जो मामलात हैं वो भलाई की बुनियाद पे हो सकते हैं। जब आप दूसरों की भलाई करेंगे, अच्छाई आपका मकसद होगा, तो आपकी सारी चीजें ही बेहतरी की तरफ जाएंगी। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। एक आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है, हम लोग ना क्या करते हैं, हमारे जो टाइम मैनेजमेंट के अंदर बड़ी जरूरी चीज होती है कि आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो थिंग्स टू डू वो राइटिंग में लिख लें या कहीं जगह नोट कर लें पूरे दिन को गुजारने के लिए, कि आप जुबानी याद रखते हैं। नहीं, एक लंबे अरसे तक तो ज़बानी में इन चीज़ों पे अमल करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि डायरी मोबाइल में कहीं ना मोबाइल में, हाँ। नोट्स वगैरह ले लूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ऑफिस में ऐसी ज़रूरी करने की चीज़ें होती हैं, वो फिर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ताकि कम से कम इनको मैं भूलूँ नहीं। यहाँ काम का प्रेशर इस तरह से होता है कि यहाँ एक-एक मिनट के अंदर कभी कोई क्लाइंट की कॉल आ रही है, कभी इस्लामाबाद से कोई चीज़ माँगी जा रही है, कभी यहाँ नीचे ब्रांचों का इतना बड़ा नेटवर्क है। तो वहां से तो जॉब नेचर इस तरह की है कि सारा दिन राबता बहुत ज्यादा लोगों से रखना पड़ता है। अच्छा, तो उसमें बहुत सारी चीजें दिमाग से आउट होने का चांस होता है ना, तो सो मैं नोट डाउन कर लेता अच्छा नदीम साहब, आप ये बताना चाहेंगे कि कोई आपका हम मकसद कह लें या कोई आपका मोहब्बत करने वाला या आपका कुछ सीनियर जो आपके क्लोज है, वो आपके ऊपर एज अ चेकर है जिसके जो आपको बता देता है कि यार आप गलत जा रहे हैं, खास तौर पे आप जो है ना आजिज़ी की लाइन से हट रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कोई ऐसा हमसफ़र है आपके साथ, कोई ऐसा यहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे जिसके साथ कभी डिस्कस कर लें, या आपके सीनियर्स में, या आपके फिर तो घर ही रह जाता है, वो वाइफ तो होती है। घर पे तो जरूर है जी, बेगम ठीक है, वर्क साहबा प्लेस पे बहुत सारी बताएँ कि चीजें जो बताती रहती हैं, जिसको लेकिन आपने इजाज़त दी हुई है कि यार मुझे बता दिया कर, कोई कई दफ़ा कोई इस तरह की बात तो नहीं किसी को कह देता है गड़बड़, तो वो आपकी हमारा जो सरकारी सेटअप होता है ना, हुँ। इसमें इसकी गुंजाइश कम होती है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को और जो सेक्शन के हेड्स हैं ना, उन्हें ये क्या करता हूँ कि जहां यार मैं गलती कर रहा हूँ ना, मुझे जरूर आप बताएं, और उसकी स्पेस जरूर रखनी चाहिए, वरना अगर आप लोगों को स्पेस नहीं देंगे ना कि वो आपको बता सकें कि सर यहाँ इसको ऐसे, तो ऐसा मैकेनिज्म भी मौजूद है। और मैं ये स्पेस भी जरूर अपने साथियों को देता हूं कि मुझे बताएं, और मैं उनसे मशवरा भी जरूर करके चलता इसका मतलब आप ओपन और अनफ़िल्टर फीडबैक भी ले लेते हैं। हूं। जी बिल्कुल। और ये आप समझ तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ये भी वो आप उसको तनकीद तो नहीं ले देखें लेते, आपकी फीडबैक, इज़्ज़त-ए-नफ़्स तो नहीं मजरूह हो जाती? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी परेशानी कभी भी नहीं हुई है। तो नफ़्स का बल्कि बहुत बड़ा है। मैं ईगो जो है ना, उसका उसकी तस्कीन का कायल नहीं। ठीक है ना, आपको हमेशा चीजों को इस तरह से लेके चलना चाहिए कि जैसे अभी मेरा है काम पब्लिक डीलिंग का, ठीक है, स्टाफ को डील करना है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देखना है, तो उसमें अगर मैं इन्हीं चीजों को लेके बैठा रहूं तो फिर काम आगे नहीं चलने वाला। मुझे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, उनकी सुन के चलना पड़ता है, और उनके लिए कुछ ना कुछ करके आगे अच्छा भाई चलना। साहब, मैं बता दूं कि ये मास्टर इन मार्केटिंग भी हैं, ये मार्केटिंग भी समझते हैं और ये यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होते हैं ना हर चीज के, उसको भी समझते हैं, और ये एमबीए पब्लिक पॉलिसी में भी कर रहे हैं। और स्कूल मास्टर्स के इन पब्लिक पॉलिसी। मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी। और मैं आपको बताऊं, पब्लिक पॉलिसी जो है ये एक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, तो ये पब्लिक सर्वेंट भी हैं हमारे। तो बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें काफी ज्यादा इसमें टाइम देके और हमें कुछ कैचअप रेडी रेफरेंस के तौर पे हमें ये 10-15 मिनट में आपने हमें बता दिया कि आपकी जो फिलॉसफी है, आपकी लाइफ क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके एटीट्यूड्स क्या है। सर शुक्रिया आपका, आपने ये एजाज बख्शा है, थैंक यू मेहरबानी। सर। अब आपसे हम चाहेंगे कि अगले सेगमेंट की तरफ चलना शुरू होंगे, तो थोड़ा सा हमें अपना सफर बताएं, बैकग्राउंड, जिसमें कोशिश करें हमें अपनी चाइल्डहुड का थोड़ा सा 1-2 दफा जिक्र करते हैं कि हम्म। चाइल्डहुड में आप मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं, आप शरारती लड़के थे, चंचल, शौक, आप ये मासूम से थे, शरीफ थे, किस तरह के थे? बचपन तो सारों का शरारती होता है जी, ज्यादातर बच्चों का, आजकल भी आप देखें
ऐसा ही बचपन था बड़ा। कहाँ ग्रो किया आपने? मैं हमारा गांव है जी सांगलाल के करीब, गांव का रहने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देहाती होना और कहलवाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे मैंने जैसे इंटरव्यू के शुरू में भी ये चीज़ डिस्कस हुई कि एक देहात से मेरा तल्लक है, वहाँ मैं पला बड़ा। मैट्रिक तक मैंने अपने गांव से और गांव के शायद करीबी कैसे थे फिर आप? शरारती। शरारती। हम्म। तो आप उसके बाद मुझे बताएं कि आपने कौन सा पब्लिक सेक्टर स्कूल से पढ़े, कब एजुकेशन कब स्टार्ट किया? एट द एज ऑफ 5, 6 या 4? जी, अराउंड 5 जो है ना, ये मैंने स्कूल में उस वक्त कच्ची पक्की होती थी। 4-5 साल की उम्र में, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 1976 की मेरी अच्छा, डेट कोई ऑफ बर्थ है। याद है वाकई? जैसे मुझे याद है कि आजकल के बच्चों को कहते हैं जन्मदिन है, इनको याद हो जाता है, इनकी मेमोरी बड़ी तेज है। तो 2-3 साल का बच्चा भी कहते हैं कि आपका ना 60-70 का जब होगा रिकॉल कर सकता है कोई वाकया। हम्म। आपको याद है कि पहली कोई आपके अंदर मेमोरी आ रही हो कि आप उस वक्त कितने साल के थे? 3-4 साल के थे, कोई वाकया ऐसा जो आपको याद रह गया हो? जी जी, बचपन के ऐसे कई वाकयात और जो हैं। पूछना चाह रहे हैं। खास तौर पे मुझे याद है एक दफा ना, मेरी छोटी सिस्टर है एक मुझसे, तो और उस वो वक्त कितने साल के थे आप? ये याद है? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद स्कूल स्कूल नहीं जाता होऊंगा उस वक्त ये में। 4 साल के थे। 4 साल से छोटा, तो वो एक वाकया मुझे बहन के साथ कुछ मतलब शॉप से चीजें खरीदने का याद है कि हम दोनों इसका इकट्ठे गए। मतलब है 4 साल के बच्चे की उस वक्त मेमोरी, यानी अभी तक हम वो काफी चीजें वो यानी वो कर लेता है कैप्चर, वो हाँ कैप्चर कर लेता है। और आज का तो 2-3 साल का बच्चा कह रहे हैं हाँ, कि बच्चे आजकल तो तो बड़े। इसलिए ये भी जो है ना हमारे बड़े हो गए बच्चे भी हमारे तोड़ के। तो ये सर वेरी गुड सर। अब आप मुझे बताएं कि ये किस तरीके से आप मजीद आगे बढ़े, टीनेज आई, टीनेज जो है आपकी एज आई, तो उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, या उससे पहले भी? और फिर आपका वो जो है ना टीनेज में आपके पास एनर्जी बहुत होती है, आपके पास जज्बात बहुत होते हैं, तो उसमें आप किस तरह के एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे स्कूल में? आपका 10th में कितने नंबर आए, 8th में कितने नंबर आए, किस वक्त आपका फर्स्ट डिवीजन थी, किस तरह के थे आप उस वक्त? जी, पढ़ने में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रेड्स अच्छे आते रहे हैं। 8th में फर्स्ट डिवीजन थी। 10th में आपने पूछा नंबरों का, 713 नंबर आए थे। ये कितने साढ़े में थे आठ मैंने बता दें, गैस साढ़े तो आठ पता सौ नहीं में है, से। 850 में से। और उस वक्त 700 से ऊपर नंबर लेना बड़ा हिमालय पे चढ़ने बिल्कुल, के बराबर हुआ उनके करता साथ लोग जाके ना दूर-दूर से आके कहते थे तस्वीर था। खींचनी है, हमें ज़रा तो बुलवाएँ इस बच्चे ने मोहल्ले में कि ये 711 किसने ली और अपनी शक्ल दिखाएँ थोड़ा। एफएससी में भी फिर मेरी फर्स्ट डिवीजन है। बीएससी में बहुत अच्छे नंबर मेरे आए। बीएससी किसमें की थी आपने? बीएससी मैंने डबल मैथ फिजिक्स में की। देखा ना, आप ये डबल मैथ फिजिक्स के, अच्छा इसका मतलब आपका चाइल्डहुड से, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था? मैथ बेहतरीन था मेरा जी, मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ने में। मैं बाद का इंडियन गाने बचपन में सुनने का हाँ। थोड़ा होता है ना, तो वो लगा लेने और साथ मैथ करते रहना ना, तो ये बड़ा इसको मैंने एंजॉय किया मैथ को। अच्छा, पॉप म्यूजिक को इसी पे आप कर लेते हैं, एक सवाल रह गया था, आप पॉप म्यूजिक पसंद करते हैं, क्लासिकल कौन सा? क्लासिकल। क्लासिकल। अच्छा, ये मुझे बताएं, अब सब वापस आ जाते हैं हम क्लासिकल चीजों से, क्योंकि वो हमारा नुक्ता नजर नहीं है। लेकिन ये कि वो भी इम्पोर्टेंट है कि म्यूजिक को भी आपने, इन्होंने कहा कि मैं सुनता होता था, 7 सवाल करी जा रहा था ना, हम्म। और वो आप इक्वेशन और ये वो। अच्छा सर, ये उसके बाद बताएं कि आपका कोई डिबेट या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी मैट्रिक तक कोई आप इन्वॉल्व रहे? मैट्रिक और उसके बाद भी मैं गेम्स जरूर, हाँ, गेम्स हॉकी में क्या बहुत किया आप? किस चीज में मैं टॉयज में चूंकि खेलना पसंद करते थे? हॉकी, नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट, हॉकी फुटबॉल? क्रिकेट फुटबॉल ये तीनों मैं खेलता रहा हूँ बचपन में। बाद में बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं एथलेटिक्स में बहुत अच्छा था। क्या करते थे एथलेटिक्स में, वही बताना चाहेंगे सर कुछ? आपको तो याद नहीं, हमारी हॉस्टल की गेम्स हुआ करती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। हमें तो वो तो सब वहां याद भी है, टीचर के जब वो हुई तो जो जो जिन जिन में मैंने हिस्सा लिया उनमें मुझे मेडल याद मिले। आ रहा है, वो याद आ रहा है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। ये इसलिए पढ़ाई में ज्यादा याद नहीं आते थे, वो किताब के रूप में उन्होंने कम पढ़नी, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि ये अब समझ में आ रहा है वो बैलेंस में जरा, सॉरी थोड़ी सी मेमोरी हाँ, आपने भी बताया कि मेरा भी थोड़ा सा। गेम्स में मेरा बहुत था कि मैं तो आप अच्छा गेम, मतलब आप गेम्स में एथलेटिक्स में बहुत अच्छा था मैं। मतलब जो हमारी उधर 100 मीटर की और 200 मीटर की दौड़ें हुई थी, हॉस्टल सारे हॉस्टल्स की गेम्स थी, हाँ, उसमें मेरा दौड़ने में तो मैंने हम माशाल्लाह अच्छे पहला थे। नंबर लिया। तो दौड़ने में हमेशा अच्छा रहा हूँ नहीं मैं। नहीं, वो दौड़ वैसे भी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आप माशाल्लाह उस रेस में, जिंदगी की रेस में आगे भी चलेंगे जी माशाल्लाह। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। सारे दोस्त है बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनने सबसे माशाल्लाह अपनी मेहनत की वजह से और अल्लाह की रहमत की वजह से, अपने माँ बाप की दुआओं से ये हम सब में से जी ऊपर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह।
पहले आप बताएं कि कोई एक ऐसी चीज जो आप समझते हैं जिसकी वजह से आपको याद रखा जाए, वो आप शेयर करना चाहेंगे कि यार ये एक ऐसी चीज है मैं जो कर रहा हूं या कर चुका हूं या करने वाला हूं और इसकी वजह से मुझे लोग याद रखें। जी मैंने अपने वही महकमे के हवाले से एक कावश हमने की है। उसके वैसे तो कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों का है, लेकिन जो मेरे हिस्से का है मैं उसके हवाले से ज़रूर चाहूँगा कि हमने मैनुअल सिस्टम्स को ख़त्म करके डिजिटाइजेशन का एक माइलस्टोन है वो अचीव किया है। तो उसके हवाले से ज़रूर मेरी ये ख्वाहिश है कि जितना ज़ाहिर है मैंने अपने हिस्से का ही किया है। लैंडमार्क बहुत सारे इसमें मुझसे बड़े भी हैं जिनका आइडिया है, जिनका विजन है, जिन्होंने हमें ये गाइड किया। तो उसके साथ साथ जो मेरे हिस्से का है कि मैं ये प्राइड फील करता हूँ कि मैंने लाहौर जैसे रीजन को मैनुअल से ऑटोमेशन पे लेके आया हूँ और हमने डिजिटाइजेशन का जो एक पर्पस था, ड्रीम था, वो हासिल कर। सर कोई ऐसा मशवरा, आप एंड पे चल रहे हैं, कोई ऐसा मशवरा या नसीहत या वाज जो कोई बात ऐसी थी जो आप पहले मान लेते तो आपको काश का लफ्ज़ ना बोलना पड़ता कि यार कोई ऐसी चीज़ थी कि मैं वो पहले मान लेता, नसीहत किसी की। वैसे तो बेवकूफ़ को कहते हैं, वो अक्लमंद को नसीहत की ज़रूरत नहीं होती और बेवकूफ़ सुनता नहीं है, लेकिन आप फिर भी बताना चाहेंगे कि यूथ को, ताकि मैसेज जाएगा यार ये एक ऐसी चीज़ थी, मुझे वो नसीहत अगर लोगों ने की थी तो मैं सुन ही लेता। वैसे काश या रेग्रेट वाली तो ऐसा कोई खास चीज ज़हन में नहीं है, लेकिन एक आदत जरूर थी जो पहले अगर मुझे आइडिया होता, स्मोकिंग करता था मैं। अच्छा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने फेज आउट कर दी है। ये अगर मुझे पहले से इल्म होता कि ये हेल्थ हैजर्ड्स हैं, था भी किसी हद तक, लेकिन पता नहीं दिल नहीं उस उम्र में मानता होता ना, तो वो मुझे बाज़ होता है कि ये मैं शुरू ही ना करता।